नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि आर.ओ. 2023 की परीक्षा अब बहुत कम समय ही रह गई है। संभव है कि जून 2025 में ये परीक्षा हो। इसी दृष्टिगत आर.ओ. का ये विशेष 3 महीने का एक बैच यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क शुरू किया गया है। इसमें कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिकतम टॉपिक के लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए जाएं। इसके साथ साथ इस सभी लेक्चर्स के पीडीएफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर आज के, जिसका नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, मैं ये भी बता दूं कि ये जो भी है जीएस का ये लेक्चर है, ये केवल समीक्षा अधिकारी ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फोकस तो हम अभी इस लेक्चर को आर.ओ. के लिए कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए कर रहे हैं, पर आने वाले दिनों में जो भी आपकी पीसीएस की परीक्षा है, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर बिहार पीसीएस या अन्य भी, उन सभी के लिए हमारे ये लेक्चर्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आशा है आप सभी सिविल सेवा के विद्यार्थी हमारे इस लेक्चर से लाभान्वित होंगे। तो आइए अब देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की, भारतीय संविधान का निर्माण। देखिए, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको न केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है बल्कि मुख्य परीक्षा भी पास करनी है। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर फोकस रखिएगा और जितना अधिक से अधिक आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही अधिक से अधिक ये आप लाभान्वित होंगे अपनी परीक्षाओं में। खैर, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण, जैसा कि मैंने बताया कि आपको पीडीएफ मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं व्हाइट बोर्ड पर जितना ज़रूरी है उतना ही लिखूंगा। तो हम संविधान के निर्माण पे चर्चा करेंगे। ठीक, संविधान का निर्माण। ठीक है, बस एक सेकेंड। ठीक है, तो संविधान के निर्माण, सबसे पहले हमें ये जानना है कि संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित दस्तावेज होता है, एक लिखित संकलन होता है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है। तो अगर एक लाइन में, एक पंक्ति में कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो हम कहेंगे संविधान उन नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है। संविधान के अंतर्गत सरकार और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों और उनके कार्यों का वर्णन किया जाता है। तो निश्चित रूप से संविधान क्या है आप समझ गए। तो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि संविधान क्या है। संविधान तो एक लिखित दस्तावेज। दूसरा टॉपिक अगर हम चले कि संविधान क्या कार्य करता है, संविधान के कार्य की बात करें तो संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास होगी और सरकार कैसे निर्मित होगी। यानी सरकार के पूरे जो उसका स्ट्रक्चर है वो अगर परिभाषित करता है तो वो हमारा संविधान ही परिभाषित करता है। संविधान एक बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो संविधान इससे और भी आगे जाए, 2 कदम आगे अगर बढ़ेगा तो संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून हैं उनकी सीमाएं निर्धारित करते हैं। और ध्यान रखिए कि ये जो सीमाएं होती हैं ये ऐसी होती हैं कि इसका उल्लंघन सरकार तक नहीं कर सकती। यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च सत्ता अगर कुछ है तो वो है किसी भी देश का संविधान। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि संविधान क्या है और संविधान के कार्य क्या है। संविधान के कार्य, ठीक, 2 टॉपिक मैंने आपको बताया। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि संविधान जो है उन नियमों का लिखित संकलन या दस्तावेज होता है जिनके आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है।
अब हम बात करते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंग्रेजों के समय से ही चली आ रही थी। यहाँ हम बात करेंगे 1928 के मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसके बाद से 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची सम्मेलन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें स्वतंत्र भारत के होने वाले यानी आने वाले संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। दोनों ही दस्तावेज बड़े ही महत्वपूर्ण रहे और दोनों ही दस्तावेजों में मताधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता के अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई। ये सभी हमारा जब संविधान लागू होता है आज़ादी के बाद, तो ये सभी चीज़ें समाहित होती हैं। इसके पश्चात 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी ऑफिशियल पॉलिसी यानी अधिकृत नीति में शामिल की। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में या अधिकृत नीति में संविधान की मांग को कब शामिल किया था? तो 1934 में शामिल किया था, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से हम बात करें कि 1935 का जो अधिनियम था, तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए। 1937 का जो चुनाव हुआ उसमें प्रादेशिक असेंबली के चुनाव कराए गए थे। हालांकि ये पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार तो नहीं थी, लेकिन ये जो विधानसभाओं में काम करने का अनुभव रहा वो बड़ा काम आया। देश की आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो इस 2 साल की यानी लगभग 21-19 महीने की जो सरकार थी, तो इस सरकार का अनुभव बड़ा ही काम आया। मेरे ख्याल से 28 महीने तक ये कांग्रेस की सरकार चली थी। द्वितीय विश्व युद्ध के जो शुरू हुआ उसमें कांग्रेस की इच्छा के बगैर भारतीयों को शामिल किया गया, जिसके कारण से त्यागपत्र दिया गया था। इन सब कहानी को हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम आगे चलें तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैंने 3 बातें बताई। एक 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया, 1931 में कराची अधिवेशन में जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान सभा के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, और पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में संविधान के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की। अब हम आते हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण की बात करें अगर हम संविधान के निर्माण की बात करें तो भारत का संविधान कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अंतर्गत ये संविधान सभा द्वारा गठित हुआ था। यहाँ पे बात आती है संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है इसी के बारे में हमें समझना है। यही संविधान सभा जब अपने कृत्यों को पूरा कर लेती है और संविधान का निर्माण कर लेती है तो यही असेंबली यानी संसद में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे है कि संविधान सभा का निर्माण किस मिशन यानी किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो कैबिनेट, 1946 के कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान के निर्माण के लिए चुने गए जो प्रतिनिधियों की सभा थी उसी को संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा के नाम से जाना गया। यहाँ हम बात करें कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ था, तो जिस तरीके से कैबिनेट मिशन ने जो रूपरेखा प्रस्तुत की थी उसी हुबहू उसी रूपरेखा को अपना लिया गया था। संविधान सभा के लिए प्रत्येक 10 लाख की प्राय जनसंख्या पर एक सीट का ये अनुपात रखा गया था, यानी हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत थे उसमें 292 सदस्य चुने गए थे। किससे? ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष जो शासन वाले प्रांत थे उससे 292 सदस्य चुने गए थे और देशी रियासतों से 93 सदस्य
चूँकि इन सब का पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा, इसलिए मैं आपको लेक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य थे। अगर हम बात करें कि कितने समूहों में बांटा गया था, तो प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समूहों में बांटा गया था। एक समूह मुसलमान रखा गया था वर्ग, एक सिख वर्ग रखा गया था और एक सामान्य। ये 3 वर्ग थे और इसी अनुपात में सीटों को बांटा गया था, यानी सीटों का जो आरक्षण था वो था। प्रांतीय सभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य अपने प्रतिनिधियों को चुने, यानी प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने प्रांतीय सभा से अपने सदस्यों को चुना था। इसको भी ध्यान रखिए, यानी हर वर्ग से सदस्य चुने गए थे। 3 वर्ग मैंने बताया, मुसलमान, सिख और सामान्य वर्ग। भारतीय संविधान सभा के लिए जो निर्वाचन हुआ वो जुलाई 1946 में हुआ। कब? जुलाई 1946 ये निर्वाचन हुआ। ठीक, संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए वो जुलाई 1946 में हुए। संविधान सभा द्वारा वर्ष 1935 में स्थापित जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे, उन्हीं द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। यानी अगर प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के सदस्य जो है वो किस विधि से चुने गए थे, तो अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। और 1935 के जो स्थापित प्रांतीय विधानसभा थी, उसी के सदस्यों द्वारा ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। क्लियर? इसमें किसी प्रकार की मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैं बोल दूं कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष विधि से हुआ था, और जो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्य थे उन्हीं द्वारा ये हुआ था। अगर हम बात करें संविधान सभा में, तो मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था और सभा की पहली बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। क्लियर? इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न एक पूछा जाता है कि औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मैंने अभी 1934 का जिक्र किया ही आपसे। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने किया था 1934 में। तो ये थी संविधान सभा के बारे में, जो भी निर्वाचन के बारे में। अब हम संविधान सभा के स्वरूप को देखते हैं। ठीक है, स्वरूप। स्ट्रक्चर संविधान सभा का कैसा? तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था वो सार्वभौमिक मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा चुना गया था। देखिए, आप जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सार्वभौमिक मताधिकार की जो उम्र थी वो 21 साल रखी गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ठीक, तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 द्वारा, इसी को सार्वभौमिक मताधिकार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम अगर बात करें तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चयन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था। अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात इसमें की गई, यानी प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व इसमें मिल सके। इसके अलावा संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, इसके अलावा एंग्लो इंडियन हो, पारसी हो, सभी के प्रतिनिधि को स्थान दिया गया था। यह मैं आपको बता दूं कि एंग्लो इंडियन और पारसी का प्रतिनिधित्व क्रमशः, यानी जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था वो फ्रैंक एंथोनी ने किया था। किसने? फ्रैंक एंथोनी। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किसने किया था, तो आप कहेंगे फ्रैंक एंथोनी ने किया था। और पारसियों का डॉक्टर HP मोदी। किसने? डॉक्टर HP मोदी। कभी कभी ऐसे भूले बिसरे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो पारसी के रूप में, यानी पारसी का प्रतिनिधित्व ये, और फ्रैंक एंथोनी ने एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व किया था। संविधान सभा में SC की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जाति की संख्या कितनी थी, अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी और महिलाओं की संख्या कितनी थी, ये भी आपको जानना है। तो SC की बात करें तो SC की संख्या टोटल 26 थी, अनुसूचित जनजाति 33 और इसके अलावा महिलाएं 15 थी। ठीक,
अनुसूचित जनजाति 33 और महिलाओं की संख्या, विमेन की संख्या कितनी थी? 15। ये रिजर्वेशन जो सिस्टम था, तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 26 सीटें रिजर्व थी, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 सीटें और महिलाओं के लिए 15 सीटें। दो महत्वपूर्ण महिलाएं सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित का नाम भी आपको स्मरण होना चाहिए। अब हम बात करें तो हमारा देश, ये तो तब की स्थिति थी ना संविधान सभा की जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आप जानते हैं 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन योजना के तहत देश का विभाजन कर दिया गया, यानी भारत और पाकिस्तान के रूप में। विभाजन होने के पश्चात वे सभी प्रतिनिधि जो कि अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, जो कि पाकिस्तान में चले गए थे, यानी जो पाकिस्तान का क्षेत्र था वो तो अब भारत का नहीं रहा, तो वहाँ के प्रतिनिधि भी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। तो इस तरीके से जो पहले 389 की संख्या थी, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 सदस्य जो है देशी रियासतों से थे, 4 सदस्य और मैं आपको बता दूं जो कि केंद्रीय, यूँ कहिए जैसे आज यूटीज होता है ना, वैसे ही केंद्रीय ब्रिटिश जो क्षेत्र थे वहाँ से थे। तो ये 389 टोटल सदस्य थे। तो ये 389 अब जब 3 जून योजना प्रस्तुत हुई, 3 जून योजना याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन, ये माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को किस योजना के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था? तो 3 जून योजना के आधार पर, माउंटबेटन योजना के आधार पर। तो इस तरीके से अब जो सदस्य 389 से वो घटकर 299 रह गए। कितने रह गए? 299। कब? 3 जून योजना के बाद, यानी देश का बंटवारा होने के बाद। इनमें से 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे। लेकिन चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को जब रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा नेहरू जी ये यूँ कहिए कि फहरा रहे थे, तो उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को, यानी पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को ही तिरंगा लहराते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में भले ही हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा जब ये संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। पर अगर प्रश्न आए कि हमारा संविधान कब अडॉप्ट हुआ था, अंगीकृत हुआ था, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949। और कितने अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए? तो हम जानते हैं 16 अनुच्छेद इस दिन लागू हो गए। इसकी भी चर्चा मैं अलग से कर दूंगा किसी अन्य लेक्चर में। तो इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को ये जो 299 सदस्य थे, इसमें 284 सदस्य उपस्थित रहे। ठीक, कितने? 284। तो 299 में 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्हीं 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो अगर प्रश्न आपके पूछ दे या फिर कूट में बना दे या निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है में अगर बना दे कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो आप कहेंगे 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। उम्मीद है कि ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद 6 दिसंबर 1946, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ऐसे तो यहाँ जगह है। 6 दिसंबर 1946, ठीक, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946, ये 3 डेट संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, पूरी तरीके से ये 6 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई, पहली बैठक वो 9 दिसंबर को हुई और दूसरी बैठक 11 दिसंबर। पहली बैठक और दूसरी बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के सबसे उम्रदराज वयोवृद्ध सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसे भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष क्यों थे।
ये कौन थे और क्यों वही बनाए गए, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और चूंकि सबसे उम्र दराज वो थे, वयोवृद्ध थे, इसलिए उनको जो है ये अस्थायी सदस्य बनाया गया। अस्थायी सदस्य चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले से ही निर्वाचित थे, जो कि 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में उपस्थित हुए, और इस तरीके से 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अलावा HC मुखर्जी जो है वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी, ठीक। तो HC मुखर्जी वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, सभी पूछा जाता है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों लोगों ने संविधान सभा में कोई पद प्राप्त नहीं किया था, यानी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कूट में या विचारघरों में अक्सर ये सब प्रश्न लाइनें दे दी जाती हैं कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं, ये गलत है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की पहली बैठक मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में पुनः बैठक होती है। 14 अगस्त को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू भविष्य के साथ साक्षात्कार नामक अपना प्रसिद्ध भाषण जो है वो संविधान सभा में देते हैं, और यही संविधान सभा अब हमारी संसद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो भविष्य के साथ साक्षात्कार, यही 14 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या था, टाइटल था, भाषण का टाइटल। फिर मैं दोहरा दूं, भविष्य के साथ साक्षात्कार। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, संविधान सभा की कार्यावधि, ठीक है, कार्यावधि। कार्यावधि की बात करें तो संविधान सभा बिल्कुल पूरी तरीके से अधिक व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित थी। लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण को पब्लिश करने या ये रखने का, विचार को प्रकट करने का पूरी आज़ादी दी गई थी, पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। इसके अलावा संविधान के निर्माण में प्रेस वगैरह को भी, यानी जो संविधान सभा थी उसमें प्रेस वगैरह को भी भाग लेने की अनुमति थी। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, कूट वगैरह में पूछ सकता है। तो संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। 13 अगस्त 1946 का दिन भी महत्वपूर्ण है। 13 अगस्त 1946, तो ये माफ कीजिएगा 13 दिसंबर, ठीक, 13 दिसंबर 1946 का दिन, ये वो दिन था जब जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपना उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को, ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को, ठीक, इसे यानी उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रियम्बल के रूप में, संविधान के अभिनंग के रूप में बनी। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था, जो कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत से प्राप्त सिद्धांत थे। तो उद्देशिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उद्देशिका में, प्रस्तावना में ही हमारे संविधान का बिंब छुपा हुआ है। प्रस्तावना खुद में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं उसे अगले लेक्चर में एक अलग से लेक्चर उसके लिए बनाऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो इसलिए प्रस्तावना को मैं एक दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि उसकी बारीकियों को भी समझना होगा, मेंस के लिहाज से भी और संविधान की समझ के लिहाज से भी। उद्देश्य प्रस्ताव के कुछ बिंदु पर मैं जरूर चर्चा कर दूं कि भारत जो है वो स्वतंत्र संप्रभु राज्य रहेगा। ये स्वतंत्र संप्रभु और तमाम चीज़ों को समझाने की ज़रूरत है, जो कि धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। बस एक लाइन में समझ जाइए कि भारत किसी भी अन्य देश के अधिकार में नहीं होगा, अपने निर्णय, अपना कानून बनाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। यही हमारे संविधान ने बिंबित किया। हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। बहुत कम देशों में वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक शब्द इस्तेमाल किया गया, इसकी भी चर्चा मैं अलग से करूंगा। संविधान सभा के बारे में अंतिम अगर मैं ये पॉइंट लेके चलूं तो संविधान सभा की समितियां, ठीक,
संविधान सभा की समितियों पे मैं चर्चा कर देता हूँ। संविधान सभा की समितियाँ, संविधान सभा के जो मुद्दे थे, ये विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, पर मुख्यतः 8 जो कमेटियाँ थी या समितियाँ थी उनका गठन हुआ था। मुख्य समितियों के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ, यहाँ मैं बोल दूँगा आपको, क्योंकि फिर मैं दोहरा दूँ, लेक्चर का वीडियो ये PDF आपको प्रोवाइड होगा। तो संघ सबसे मुख्य समिति में पहली संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक और समिति के अध्यक्ष थे जो कि संविधान समिति थी, यानी संघीय संविधान समिति। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद से प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई उसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह मैं आपको बता दूं कि ये जो मौलिक अधिकार की जो समिति थी या अल्पसंख्यक अधिकारों की, तो इसकी 2 उप समितियाँ भी थी। एक मौलिक अधिकार उप समिति थी जो कि JB कृपलानी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति थी जो कि HC मुखर्जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी। तो इसको ध्यान से समझिए, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन अगर मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें कि कौन अध्यक्ष थे, तो JB कृपलानी, और अगर अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो HC मुखर्जी थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। राज्यों के लिए भी एक समिति बनाई गई थी जो कि राज्यों को समझौता कराने वाली समिति के नाम से जानी जाती है। इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ छोटी समितियां भी बनी थी, जैसे कार्य संचालन समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। राष्ट्रध्वज संबंधी एक तदर्थ समिति बनाई गई थी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी। तदर्थ समिति राष्ट्रध्वज संबंधी ये समिति थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी एक तदर्थ समिति बनाई गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष S वरदाचार्य, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है कि अगर प्रश्न पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे S वरदाचार्य। इसके अलावा जो है संविधान सभा के कार्यों के लिए भी समिति थी। GV मावलंकर जो कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी बनाए गए, ये इसके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया था SK धर की अध्यक्षता में। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में थी। तो ये कुछ समितियां थी जो कि महत्वपूर्ण हैं। प्रारूप समिति की अलग से हम बात करें तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, इसका गठन इम्पॉर्टेंट है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि खुद अध्यक्ष थे इसके। दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवा डॉक्टर KM मुंशी। छठा BL मित्र थे, लेकिन BL मित्र ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, इसलिए उनके स्थान पर N माधव राव को बनाया गया था। जबकि 7वें अध्यक्ष DP खेतान थे जिनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को अध्यक्ष बनाया गया। तो DP खेतान की मृत्यु के बाद किसे बनाया गया? TT कृष्णमाचारी। और BL मित्र ने जब त्यागपत्र दे दिया तो किसे बनाया गया? तो N माधवराव। ये 7 सदस्य प्रारूप समिति में थे जो कि 29 अगस्त को 1947 में गठित हुई थी डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में। इसे याद रखिएगा। इस तरीके से हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा में प्रस्तुत
प्रत्येक प्रस्ताव, शब्द और वहाँ कही गई जो प्रत्येक बात थी उसको रिकॉर्ड रखा गया उसका। इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना जाता है। क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना गया। यह 9 दिसंबर 1946 से लेकर, यानी पहली बैठक से लेकर, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम 12वीं बैठक, ध्यान रखिएगा कि 24 ये जनवरी को 1950 में अंतिम बैठक हुई थी, जो कि 12वीं बैठक थी। तो कुल 12 बैठकें हुई थी। यही 24 जनवरी को ये तय हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस तरीके से संविधान सभा की कितने बैठकें हुई? 12। मैं आपको रफली अगर बता दूं तो 9 से लेकर 23 दिसंबर बैठक समझते हैं आप लोग। जैसे आप सुने होंगे कि मान लीजिए जैसे संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र में मान लीजिए कि कोई सत्र उठा लिए, मान लीजिए मानसून सत्र ही आपने उठा लिया। मानसून सत्र में 2 महीने का मान लीजिए मानसून सत्र है अगर, तो उसमें जितनी बैठकें होंगी, ठीक है, मान लीजिए कि उस 2 महीने में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक एक बार बैठक हुई, फिर 3 दिन की छुट्टी हो गई या 3 दिन समाप्त बैठक नहीं, फिर 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक हुई तो दूसरी बैठक हो जाएगी, फिर 3 दिन मान लीजिए 4 दिन की छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद तो इस तरीके से बैठकें होती है। तो कुल कितनी बैठक हुई? 12। पहली बैठक 9 से लेकर 23 जनवरी 1946 तक हुई थी। दूसरी बैठक 20 से 25 जनवरी 1947 तक हुई। 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक 1947 में तीसरी बैठक हुई थी। 14 से लेकर 31 जुलाई तक 1947 में ही चौथी बैठक हुई। 14 से 30 अगस्त 1947 तक 5वीं बैठक हुई। छठी बैठक यानी सत्र भी इसको कह सकते हैं हम, तो छठा जो सत्र है वो 27 जनवरी 1948 को हुआ। 7वां सत्र या बैठक 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और 8 जनवरी 1949 तक चला था। 8वां सत्र फिर 16 मई से 16 जून 1949 तक चलता है। 9वीं बैठक या 9वां जो सत्र है वो 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक है। 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक 10वां सत्र होता है। 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 11वां सत्र, और सबसे अंतिम जो सत्र है वो 24 जनवरी 1950 या अंतिम बैठक कह सकते हैं, वो 24 जनवरी 1950 को 12वां सत्र है। तो इस तरीके से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। यहाँ प्रश्न करेंट अफेयर के लिहाज से भी है कि पहला संविधान दिवस कब मनाया गया। तो 2015 में वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी के ने ये घोषणा की कि 2015 में पहला संविधान दिवस मनाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि इसका आयोजन 2015 से संविधान दिवस का किया जा रहा है। भारत के अंगीकृत होने की तिथि मैंने बता ही दिया, 26 नवंबर 1949। 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे, जिसमें अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद उस दिन लागू हुए। अनुच्छेद 60 उस दिन लागू हुआ। फिर निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 324 लागू हुआ। 366 और 367 भी उस दिन लागू हुआ। 379 379 उस दिन लागू होता है। 380 भी उसी दिन लागू हुआ। 388 भी उस दिन लागू हुआ। फिर 391, 392, 393 और 394, तो कुल 16 अनुच्छेद जो है उस दिन लागू हो गए, और शेष अनुच्छेद 24 जनवरी 1950 को। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दिसंबर 1929 में संपन्न लाहौर अधिवेशन में ये तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, और इसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू होता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें रहीं आपकी संविधान सभा से संबंधित। यह मैं आपको बता दूं, जब हमारा संविधान सभा ने बना दिया तो उसमें प्रारंभ में अनुच्छेदों की संख्या अगर बात करें तो 395 थे, जबकि अनुसूचियाँ 8 थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, 22 भाग थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका की जो संविधान है वो उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं, बस 7 अनुच्छेद है। इस लिहाज से सोचिए कि हमारा संविधान कितना बड़ा है। संविधान से संबंधित बहुत सारी बातें आपसे करनी है। क्या संविधान उधार का संविधान था? क्या हम इसे कह सकते हैं?
कैसे कैसे पृष्ठभूमि बनी थी, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अंग्रेज़ों के समय से चली। इसके अलावा हमारे संविधान ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो प्रस्तावना दी, उस प्रस्तावना का उद्देश्य क्या था, प्रस्तावना की जो एक एक निहित बातें थी, प्रियम्बल की एक एक निहित बातें जो हैं, जैसे भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद से इसी तरह समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मकता, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, फिर न्याय की बात, स्वतंत्रता की बात, सभी पे आपसे बातचीत होगी, डिटेल में बातचीत होगी। न केवल आपको ये फैक्ट भी दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी विकसित किया जाएगा। पर आज के इस लेक्चर में इतना ही, वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए हम इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। तो संविधान की इसी तरीके की छोटी छोटी बारीकियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल और हमसे जुड़े रहिए। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपेक्षा है आपसे कि हमारा चैनल न केवल सब्सक्राइब करें बल्कि अपने यार दोस्त और मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि इस निःशुल्क लेक्चर को आप अन्य लोगों तक भी पहुंचा सके और सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके। जाते जाते मैं आपको इतना बता दूं, फिर से दोहरा दूं कि इस लेक्चर का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस चैनल पर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से आपको ये PDF और अन्य टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के लिए फिर इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।